हेलो भाई और बहनों। आज करने जा रहे हैं हम चैप्टर थर्ड बायो का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12। ठीक है, तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। कर दे स्टार्ट। कर देते हैं यार, क्या बात कर रहे हो यार। चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक है, तो इसमें से कौन सी मेल एक्सेसरी ग्लैंड नहीं होती है? एम्पुला। एम्पुला ये कहाँ होती है? ये होती है ओवरी में, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है एम्पुला। ठीक है। अब ये टेढ़ा हो गया, जरा इसको सीधा कर लेते हैं। द एक्रोसोम ऑफ ए स्पर्म कंटेन्स। एक्रोसोम क्या कंटेन करता है? स्पर्म का जो आगे का पार्ट आता है तो वो करता है एंजाइम्स कंटेन करता है। ठीक है। ये वीडियो देखने से पहले एक बार इसको पढ़ के आ जाना, जिससे कि फटाफट रिवाइज हो जाएगा, आपका आसान लगेगा। ठीक है। अगर मैं एक एक बात को समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हर वीडियो में बोलता हूँ मैं ऐसा। ठीक है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो occurs ड्यू टू लैक ऑफ। मेंस्ट्रुअल फ्लो किस वजह से ओक्योर होता है, मतलब कि तो प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है। ठीक। सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ ओरिजिनेट ड्यू टू, मतलब कि पार्चुरेशन हमें सिग्नल कैसे मिलता है कि चाइल्ड बर्थ मतलब कि होने वाला है अभी। तो फुल्ली मेच्योर फीटस और एंड प्लेसेंटा, इससे पता चलता है कि अब बेबी का बर्थ हो सकता है, मतलब होने जा रहा है। सिग्नल मिल जाता है, ये देखो, सिग्नल फॉर पार्चुरेशन। अब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम्स? स्पर्मेटोगोनिया नहीं, जाइगोट में तो 46 होते हैं। ठीक है, तो ये है सेकेंडरी oocyte, क्योंकि ये सबसे डेवलप्ड है इन सब में से, मतलब कि ये इसमें से। और oogonia ये स्पर्मेटोगोनिया से ही सेकेंडरी oocyte बन, और नहीं, oogonia से सेकेंडरी oocyte बना है। ठीक है, तो इसमें होगा 23 क्रोमोसोम्स, क्योंकि यही तो हमारा गेमिट है, फीमेल गेमिट है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है। अब द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म टेक्स प्लेस बाय। अब कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, तो वो कौन मतलब कि स्पर्मेटिड से स्पर्म कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनता है वो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस में होल प्रोसेस आ जाती है, मतलब कि शुरू से लेके और आखिरी स्पर्म बनने तक। और ये स्पर्मियोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर एक प्रोसेस आती है। ठीक है, मतलब ये सबसे बड़ी टर्म है, ये उससे थोड़ी छोटी टर्म है। ठीक है। अब ये तो बहुत ही सरल है, इसको फटाफट निपटा देते हैं कि ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमंस आर विविपोरस। विविपोरस क्यों? क्योंकि डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देते, वो अंडे नहीं देते। अब फर्टिलाइजेशन इज, अब फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है, फीमेल की बॉडी में होता है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है। मेल एंड फीमेल गेमिट्स आर क्या होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं, एन कंडीशन में होते हैं। और जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, क्योंकि एन और एन ये फीमेल और मेल के एन एन बन के जाइगोट का 2n कंडीशन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक। अब दूसरा वाला, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मेच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड। अब जो ओवम निकलता है, मतलब कि रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम मेच्योर फॉलिकल, फॉलिकल से जो ओवम निकलता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं, सीधी सी बात है। अब ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन कोल्ड। ओव्यूलेशन कौन से हार्मोन के थ्रू, मतलब कि आगे फर्दर काम करती है? तो ये है एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका यूज अभी बाद में भी पता चलेगा, अभी तो याद कर लो बस इतने को, क्योंकि हमेशा आंसर्स में जब आगे पढ़ते हैं तब ये पीछे के एमसीक्यू समझ में आया करते हैं हमें। ठीक। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, ठीक है, एक मिनट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट इज कॉल्ड। फ्यूजन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे ओक्योर होता है? ये होता है एम्पुला स्टमस जंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में तो होता ही है, बाकी इसके 3 जंक्शन है, जिसमें से ये एम्पुला और स्टमस के जंक्शन पे, मतलब कि दोनों जहाँ पे मिलते हैं वहां पे फ्यूज होता है। ठीक है। अब पांचवा है जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म which is implanted in uterus। जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म क्या बनाता है? जाइगोट ये ब्लास्टोसिस्ट बनाता है फर्दर डेवलप करके। फिर द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वास्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूटेरस इज कॉल्ड, ये प्लेसेंटा। ये पूरा न्यूट्रिशन मदर से
मतलब कि फीटस तक पहुंचाएगा और जो फीटस का एक्सटर्नल मटेरियल है ये प्लेसेंटा के थ्रू बाहर हो जाएगा और फीमेल बॉडी में जाएगा और फीमेल बॉडी उसे एक्सक्रीट कर देगी। ठीक, अब ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स। एंड्रोजन सर्टोली सेल्स से फॉर्म होते हैं, ये फॉल्स है, अभी आगे पता चल जाएगा। ठीक, अब स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन, सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ट्रू है। अब इस पे आ जाते हैं, ये देखो ये फॉल्स है ऊपर वाला और ये नीचे वाला ट्रू। अब लेडिक सेल्स आर फाउंड इन द ओवरी। लेडिक सेल ओवरी में फाउंड होती है, नहीं, ये लेडिक सेल कहाँ पे, टेस्टिस में फाउंड होती है। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब ये लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स को सिंथेसाइज करती है, ट्रू करती है। अब oogenesis टेक्स प्लेस इन कॉर्पस ल्यूटेनम, मतलब कि जो oogenesis है वो कहाँ पर करती है, कॉर्पस ल्यूटेनम ल्यूटियम में होती है क्या, ये गलत है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम, ये देखो ये जो आपका सेकेंडरी फोलिकल है, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, सेकेंडरी उस साइड बाहर हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा दूसरी बॉडी बनेगी ना, पोलर बॉडी, उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटेनम, और ये तो वहीं की वहीं रुक जाएगी और ये जो हमारा ओवम या सेकेंडरी उस साइड भी बोल सकते हैं, ये बाहर आ जाएगा फेलोपियन ट्यूब के पास। ठीक है, इसलिए oogenesis टेक्स प्लेस इन कॉर्पस ल्यूटियम गलत है, क्योंकि ये तो ज्यादा मतलब कि इसमें काम नहीं आता oogenesis के काम। अब menstrual cycle ceases during pregnancy, menstrual cycle ceases during pregnancy, मतलब कि सीज हो जाती है, बंद हो जाती है जब तक प्रेग्नेंट रहती है एक वुमन, तब तक, तो ये ट्रू बात है। ठीक, अब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है ये आगे पता चल जाएगा, बिल्कुल पक्की गारंटी से पता चल जाएगा कि हाइमन, क्यों हम हाइमन को मतलब एज अ प्रूफ नहीं मान सकते वर्जिनिटी का। ठीक है, और एलिमेंट्री केनाल डेवलप्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड एक्टोडर्मा, ये क्या बता रहा है कि एलिमेंट्री केनाल बनाती है, ये सब एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म एलिमेंट्री केनाल बनाती है, ये फॉल्स है। ये कौन बनाता है, ये भी आगे आ जाएगा क्वेश्चन आंसर्स में। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन किससे कौन रिलेटेड है, एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ये देखो इम्प्लांटेशन से ये वाला एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द एंडोमेट्रियम, इम्प्लांटेशन मतलब प्लांट हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि यूटेरस में ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये फर्दर मतलब जाइगोट डेवलप होकर ब्लास्टोसिस्ट बना है और ये फर्दर यूटेरस में प्रेजेंट है या एंडोमेट्रियम के पास है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इम्प्लांट हो गया है वो। अब क्लीवेज क्या होता है, तो क्लीवेज होता है माइटोटिक डिवीजन ऑफ अ जाइगोट, जब माइटोटिक डिवीजन करेगा जाइगोट उसको बोलेंगे क्लीवेज। ठीक, अब ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ अ ब्लास्टोसिस्ट दैट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये है ना, मतलब कि अपने ब्लास्टोसिस्ट जो रहता है उसके आउटर लेयर रहती है ट्रोपोब्लास्ट, जो कि किससे अटैच रहती है, ये रहती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम किसकी लेयर है, यूटेरस की इनर लेयर है। ठीक, अब इनर सेल वॉल, इनर सेल वॉल किसके मुकाबले क्या है भाई, तो इसको देखते हैं। ये देखो ये ग्रुप ऑफ सेल्स दैट डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो, ये इनर सेल मास ये होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो। आप सीधी सी बात है, इसको कैसे याद रखोगे, ग्रुप ऑफ सेल्स डेवलप होंगे तो मास भी डेवलप होगा, इनर सेल मास। ठीक, अब हायालुरोनाइडेज, हायालो ह्यालुरोनाइडेज, हाँ, तो ये क्या है, ये किससे कनेक्टेड है, ये एक्रोसोम से, ये देखो फिफ्थ का एक्रोसोम। और लेबर पेन में कौन मतलब कि ये करता है, ये ऑक्सीटोसिन, ये क्या करता है कि जब बेबी का बर्थ होने वाला रहता है तो ये अंदर से एक प्रेशर क्रिएट करता है जिससे कि वो आसानी से बाहर आ जाए, तो ये हेल्प करता है। ठीक है, तो लेबर पेन से कौन ये है रिलेटेड, ये ऑक्सीटोसिन, ये भी आगे आएगा अभी क्वेश्चंस में। अब वन वर्ड आंसर पे, तो व्हाट इज वासा डिफरेंस नोन आफ्टर ज्वाइनिंग द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल।
अब वासा डिफरेंस जो टेस्टिस से जो ट्यूब कनेक्टेड रहती है, ये देखो ये टेस्टिस मान लो ऐसी नहीं आती बस मान लो, तो ये वासा डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे ये यहाँ पे लीवर के से पास से होती हुई ये सेमिनल वेसिकल्स, ऐसी कुछ बना लेते हैं हम सेमिनल वेसिकल, ठीक है। तो इसके बाद जो होकर निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे इजेकुलेटरी डक्ट, है ना। अब व्हाट आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग। सबसे सरल, मेल में क्या होगा, पेयर ऑफ टेस्टिस होगी, ठीक है। और फीमेल में क्या होगा, मेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। दो दो रहती है ना ओवरीज। अब थर्ड, what happened to the corpus luteum if fertilization does not take place। अब corpus luteum का क्या रोल होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटेनम डिजेनरेट कर जाएगी सबसे पहले तो कॉर्पस ल्यूटेनम, ठीक है। स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरोन एंड टर्न्स इनटू अ वाइड बॉडी कॉर्पस एल्बिकान्स। ये देखो ये याद रख लेना कि जब फर्टिलाइज नहीं होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो देखो एक साइड ये सेकेंडरी साइड निकला था और ये इधर निकला था, दूसरी पोलर बॉडी क्या निकली थी, कॉर्पस ल्यूटियम निकली थी, ठीक है। तो ये तो फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होने के लिए जाता है, तो ये रास्ता इसका पकड़ लेता है, इसका काम करना चालू कर देता है। ये क्या करता है कि प्रोजेस्टेरन के लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। इंक्रीज करता है ताकि अंदर की यूटेरस के पास की इनर वॉल जनरेट हो सके, जहाँ पे एम्ब्रियो को प्लेस किया जा सके, ये ऐसा प्लेस किया जा सके, ठीक है। ये यहाँ पे ये फेलोपियन ट्यूब, ऐसा नहीं आता, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये ओवरी मान लो, ठीक है। तो ये ऐसी इधर भी वॉल बना लेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, ठीक है, तो ये क्या करेगी, यहाँ से जो जो लेयर है ये डिजेनरेट कर जाएगी और ये एक वाइट फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसी फ्लूइड में। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम कॉर्पस एल्बिकान्स, ठीक। फोर्थ वाला कि व्हाट इज सॉलिड बॉल लाइक ह्यूमन एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमर्स नोन एज। अब 8 to 16 ब्लास्टोमर्स एक कंडीशन रहती है, ठीक है, जाइगोट फर्दर डेवलप करता है तब कि 8 to 16 ब्लास्टोमर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे मोरूला। ये याद रखना, ये बाद में भी मतलब पूछा जा सकता है, कभी क्वेश्चन आंसर में पूछ लेगा या फिल इन द ब्लैंक्स में, बाकी ये पूछेंगे। इसको याद रखना, मोरूला किससे, 8 to 16 ब्लास्टोमर्स वाले को मोरूला बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, व्हाट आर कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई क्या होता है, तो ये होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, है ना, ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ ट्रोपोब्लास्ट। देखो अब ये देखो ये हमारे प्लस ब्लास्टोमियर है, ठीक है, ये अंदर ब्लास्टोमियर। अब इसके आउटर लेयर को क्या बोलेंगे हम, ये टी लिख देता हूँ, ट्रोपोब्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाहर क्या प्रेजेंट रहता है, ये ऐसी विली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, ऐसी ऐसी विली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये क्या काम में आती है, तो ऑफ एन एम्ब्रियो विच गेट एम्बेडेड इनटू एंडोमेट्रियम। अब ये क्या करेगी, ये इधर अटैच हो जाएगी, ये ऐसी, ठीक है, अटैच हो गई। ये क्या काम करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड, मतलब कि और इस वॉल से जो है ये देखो यहाँ से ये क्या करेगी, न्यूट्रिशन ले लेगी, खींचेगी और एम्ब्रियो तक पहुंचा देगी। ये काम रहता है कोरियोनिक विलाई का, ठीक। अब विच अदर नेम LH इज नोन एज ह्यूमन मेल्स। मतलब कि विच अदर नेम नोन इन मेल्स, ह्यूमन जो ह्यूमन मेल्स रहते हैं उनमें LH हार्मोन और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको याद रख लेना, ये आ सकता है फिर इन द ब्लैंक्स में यार, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि फुल फॉर्म क्या है ICSH का, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। ये देखो 2020 में पूछा गया था कि वो प्रोसेस क्या होती है जब कि ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम बाहर निकलता है, सीधी बात है, ओवम बाहर निकल रहा है तो ओव्यूलेशन, ठीक। अब व्हाट आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। ये सेमिनल प्लाज्मा के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो ये क्या क्या कंटेंट करती है, देखो सबसे पहले तो फ्रक्टोज शुगर कंटेंट करती है, फिर कुछ एंजाइम कंटेंट करती है, फिर फॉस्फेट और कैल्शियम आयन, म्यूकस, साइट्रेट एंड
प्रोस्टेग्लैंडिन्स एक्सेट्रा, मतलब ये सब चीजें मेन तो है ना। देखो ये फ्रक्टोज शुगर कंटेन करती है और सम एंजाइम्स और कैल्शियम आयंस कंटेन करती है। ये 3-4 चीजें भी याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये अब डिफाइन क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? अभी फिल इन द ब्लैंक्स में आया था ना, या एमसीक्यू में, मेरे तो कॉलम में आया था। तो द माइटोटिक डिवीजन ऑफ अ जाइगोट है ना, ड्यू टू विच द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स इंक्रीजेस बट द वॉल्यूम ऑफ द जाइगोट रिमेन्स द सेम आर नोन एज क्लीवेज। ये देखो इसमें क्या बताया, क्लीवेज क्या होता है। एक ये पर्टिकुलर हमने जाइगोट लिया, ठीक है, इसके अंदर अगर हम मान ले कि 2 ब्लास्टोमर्स है, मतलब कि 2 ब्लास्टोमर से मान लो, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अगर माइटोटिक डिवीजन करेंगे तो इसका साइज तो उतना ही रहेगा, ये उतना ही रहेगा, बाकी इसमें 4 ब्लास्टोमर्स आ जाएंगे, 1 2 3 और ये 4, बस ये इसको ही हम बोलेंगे क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, ये जो डिवीजन होता है ना, जिसमें कि सिर्फ अंदर के ब्लास्टोमर से नंबर इंक्रीज होते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होती, उसको बोलते हैं हम क्लीवेज। ठीक, अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। तो हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज्ड बाय द ओवरी ऑफ अ फीमेल डॉग विच गेव बर्थ टू 6 पपीज। मतलब कि ये पूछ रहा है कि कितने एग्स निकलते होंगे एक फीमेल डॉग में। तो सेवरल एग्स आर रिलीज्ड बाय द ओवरी। देखो ह्यूमन फीमेल में एक महीने में सिर्फ एक एग निकलता है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे निकलते हैं, किसमें, फीमेल डॉग में बहुत सारे एग रिलीज होते हैं बाय द ओवरी एट अ टाइम इन स्मॉल मैमल्स। छोटे जो प्राणी रहते हैं उनमें ऐसे ही काम रहता है। तो दिस एनिमल्स आर एडेप्टेड फॉर मल्टी प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब कि एक साथ बहुत सारे एम्ब्रियोस को, फीटस को जन्म दे सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज एग्स आर फर्टिलाइज्ड सेपरेटली एंड डेवलप्ड इनटू सेपरेट एम्ब्रियोज। ये देखो फीमेल में क्या होता है कि सिंगल एग निकलता है और बहुत सारे स्पर्म आते हैं, उसमें से एक जाके फर्टिलाइज करता है। और इनमें क्या रहता है, फीमेल डॉग्स या स्मॉल एनिमल्स में, कि बहुत सारे एग रहेंगे, ठीक है, और उनके लिए अलग अलग स्पर्म जाके उनसे, मतलब कि मेल गेमिट जाके उनसे फ्यूज करेगा सेपरेटली। तो इनका ये जो प्रोसेस है ना वो भी सेपरेटली होगी, और बहुत सारे यंग वन को ये बर्थ कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। तो दिस फेटर्नल ट्विंस क्वाड्रिप्लेट्स, मतलब कि अगर 2 फर्टिलाइज हुए तो उनको ट्विंस बोलेंगे, अगर 4 हो गए तो उनको क्वाड्रिप्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है क्वाड्रिप्लेट। अब ईच एम्ब्रियो डेवलप्स कंप्लीटली एंड फॉर्म्स अ यंग एनिमल। देखो ये अलग अलग अपना ये करेंगे, डेवलप करेंगे, और एक यंग एनिमल में फॉर्म डेवलप हो जाएंगे। तो therefore the bitch might have released 6 eggs from its ovary। ये देखो अगर 6 पप्पीज को अगर इनने जन्म दिया ना, तो इसने 6 एग रिलीज करे होंगे, ये 4 हो गए, ये 5 हुआ और ये छठा, तो इनको भी जाके अलग अलग फर्टिलाइज करेगा मेल गेमेट। तो इसी वजह से ये जो स्मॉल पपी, ये बीच मतलब कि फीमेल डॉग होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग फर्टिलाइज करके 6 पपीज को बर्थ दे सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड वाला, नेम द हार्मोन इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हार्मोन्स बताना है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, GnRH ऑफ हाइपोथैलेमस। देखो फटाफट इसको याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हाँ देखो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स GnRH ऑफ हाइपोथैलेमस। ये देखो ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस का। और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये होगा फीमेल्स में, क्योंकि फॉलिकल किस में बनता है, फीमेल्स में बनता है, ओवरी में। ठीक है, तो ये क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये होता है एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट होता है। ठीक, अब ये LH हार्मोन हार्मोन क्या होता है कि LH कोल्ड ICSH ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। देखो ये मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था ना कि मेल्स में LH हार्मोन को और क्या बोलते थे, ये बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल फॉर ऑफ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको याद रखना। ये भी इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ठीक, अब एंड्रोजन्स क्या है, तो मेनली टेस्टोस्टेरोन्स फ्रॉम टेस्टिस, इनको टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं एंड्रोजन्स को।
जो कि टेस्टिस से ही निकलते हैं, ठीक है। और फैक्टर इनहिबिलिन, ये एक मतलब आता है, इसका हमें याद नहीं करना है, बस नाम याद कर लो, इसके फंक्शंस नहीं याद करना है, ठीक। तो इसको एक बार मैं रिग्रेस करके बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। अब थर्ड पे आ जाते हैं कि डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस और ये अलग अलग क्या होता है। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ अ राउंडेड नॉन मोटाइल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड इनटू मोटाइल एक्टिव टेटपोल शेप्ड स्पर्म इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। सबसे सीधी बात है, ये देखो, ये पहले सिकुड़ा हुआ था, पहले इसको मिटा देना दो। हाँ, जो कि पहले राउंड शेप्ड में था, नॉन मोटाइल था, ठीक है, और हेप्लॉइड स्पर्मेटिड था। तो उसको जब है ना कन्वर्ट होता है ये एक टेटपोल जैसे स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो कि पूरी तरह स्पर्म कहलाता है। तो बस उसको ही बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब मतलब कि इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, फर्दर मॉडिफिकेशन, ये टेल आ जाएगी, यहाँ पे एक्रोजोम ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब क्या होगा आगे, स्पर्मिएशन क्या होता है। स्पर्मिएशन मतलब कि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद, मतलब ये बन गया स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ से शुरुआत से चालू होती है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद ये प्रोसेस आती है जिसमें कि द हेड्स ऑफ स्पर्म गेट्स एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स। मतलब कि क्या होता है स्पर्मिएशन में कि इनके जो हेड है स्पर्म के, ठीक है, वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाते हैं, मतलब कि सर्टोली सेल से जुड़ जाते हैं ये यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि द रिलीज ऑफ दिस स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो सीधी बात है कि जब ये सेल से गुजर के जाते हैं, ये ऐसा ब्रेक करके जाते हैं, इसको इसे तोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। और इसके बाद आती है सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बारी, ठीक है। तो इसके बाहर निकलते हैं ये, उसको ही मतलब कि सीधी बात है कि इसको सेमिनिफेरस ट्यूबुल से जब स्पर्म बाहर निकलता है उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। अब फोर्थ वाले पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा जूम कर ले। हाँ, डिफाइन ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होती है, तो रिलीज ऑफ एन एग सेकेंडरी oocyte भी जिसको बोलते हैं बाय द रप्चर्ड ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी आफ्टर follicular phase on 14th day of menstrual cycle is known as ovulation। सीधी सी बात है, जब ओवरी में से ओव्यूल निकलेगा, ठीक है, और किसकी मदद से निकलेगा, एलएच हार्मोन जब निकलेगा तब इसको पता चलेगा ओवरी को कि मुझे एक एग को निकालना है, ठीक है। तो ये निकाल देगी, ये छोड़ देगी उसको फैलोपियन ट्यूब में। तो ये एलएच हार्मोन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। तो आफ्टर द फोलिकुलर फेज, मतलब कि 14th डे पर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो 14th डे रहता है, ठीक है, तो तब ये है ना क्या करेगी, ओवम रिलीज करेगी, एक सिंगल एग रिलीज करेगी। तो बस यही रिलीज ऑफ ओवम में होता है ओव्यूलेशन, ठीक है, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी या फिर सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी, ठीक है। अब फिफ्थ, इफ टेस्टिस डू नॉट डिसेंट डाउन फ्रॉम द एब्डोमन टू द स्क्रोटम इट में लीड टू स्टेरिलिटी एक्सप्लेन, ठीक है। या फिर और में ये क्वेश्चन में आ सकता है कि गिव द रीजन व्हाई द ह्यूमन टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या पूछ रहे हैं कि हमारा जो ये पार्ट रहता है ये अलग से क्यों रहता है, ठीक है, मतलब कि यह हमारी बॉडी से हल्का सा बाहर की साइड रहता है, क्यों, इसका क्या कारण है। सबसे पहली बात कि देखो, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन टेस्टिस रिक्वायर्स 2-3 डिग्री लोअर टेम्परेचर देन ह्यूमन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सीधी बात है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है ह्यूमन का, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो और जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस लगती है उसके लिए हमारी बॉडी से इसे 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होना पड़ता है, मतलब ठंडा, थोड़ा सा ठंडा होना पड़ता है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, 3 डिग्री अगर माइनस करें तो ये अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर
37 डिग्री सेल्सियस होगा, तो जो हमारा स्क्रोटम के पास जो एरिया है एब्डोमिनल के नीचे, तो उसमें कितना होगा 34 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अगर ये 2-3 डिग्री लोअर टेम्परेचर रहेगा तभी जाके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस आगे होगी, स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से स्क्रोटम दैट लाइज आउटसाइड द एब्डोमेन प्रोवाइड द सुटेबल टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इसीलिए इसको जब बॉडी के बाहर रखते बॉडी के, तब इसको लोअर टेम्परेचर करने के लिए आसानी होती है, इसलिए वो मतलब जो पार्ट रहता है वो बाहर की साइड रहता है एब्डोमेन के, ठीक। तो the temperature of abdomen is equal to the normal body temperature, i.e. 37 degree Celsius. As a result, normal spermatogenesis is hampered leading to sterility. मतलब कि अगर ये बॉडी टेम्परेचर जो सेम है, मतलब कि 2-3 डिग्री सेल्सियस कम पे अगर ये नहीं बना, मतलब कि जितनी बॉडी टेम्परेचर है उतने पे ही अगर इसका स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, स्पर्म बने, तो ये क्या कर सकते हैं, लीडिंग टू स्टेरिलिटी, मतलब कि ये कुछ काम नहीं आएंगे, मतलब ये खराब हो सकते हैं, मतलब डैमेज हो सकता है इनको, ठीक है। इस वजह से ये सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब कि बाहर रहते हैं एब्डोमिनल कैविटी के, ठीक है। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ सेक्शन थ्रू ओवरी, मतलब कि ओवरी के अंदर का सेक्शनल व्यू बताना हमको। सबसे पहले तो ये फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं, जो कि मतलब कि जो फीमेल है उसके एडल्ट होने का इंतजार करते हैं, मतलब एडोलेसेंस एज में आने का इंतजार करते हैं। तो ये फॉलिकल तो इनके बर्थ से ही प्रेजेंट रहते हैं इनके अंदर। फिर जब जैसे ही इनने एक एज अटेन कर ली, जैसे 13 साल या 14 साल के बाद एक डेवलप होना चालू होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग चढ़ती है फॉलिकल के ऊपर, ठीक है। इधर चले गया, हाँ, देखो ये इधर क्या चलेगी, अगर ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग चढ़ेगी पहले तो फिर अंदर वाला जो प्रेजेंट रहेगा फॉलिकल वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी oocyte के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे, ठीक है। फिर और ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग डबल से वापस से चढ़ेगी, ठीक है। तो फिर जो अंदर प्रेजेंट है ना, ये मतलब पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलने लग जाएंगे हम, सेकेंडरी फॉलिकल बनने लग जाएंगे। फिर थोड़े टाइम बाद ये और डेवलप होके थोड़ा सा ये क्या होगा कि ये जो पूरा टोटल है ना, इसको हम बोलने लगेंगे ग्राफियन फॉलिकल, और ये जो अंदर जो यहाँ पे प्राइमरी oocyte जिसको बोल रहे थे वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये 5वीं स्टेप हो गई। अब क्या होगा कि सबसे पहले रप्चर्ड ग्राफिक, मतलब कि अब ये है ना पूरा इसका पेट भरा गया है, अब धीरे से फटने को करेगा, तो ये जो मतलब बाहर की ग्रेफियन फॉलिकल है, ठीक है, तो ये रप्चर हो जाएगी, और इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte है, ये देखो ये यहाँ से बाहर आ गया, तो ये सेकेंडरी oocyte ही हमारा ओवम है, ठीक है, ओ लिख देता हूँ मैं, ओ। तो ये यहाँ पे 6th वाली प्रोसेस, और ये बाहर निकल गया, ये 7th वाली प्रोसेस हो गई। अब 8th में क्या होगा कि ये जो ये सेकेंडरी oocyte तो बाहर हो गया, ये जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है ना, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम ये 8वीं हो गई हमारी। और अगर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा पूरा, ठीक है, तो ये क्या फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी कॉर्पस एल्बिकांस में, जिसकी वजह से एकदम से प्रोजेस्टेरोन में डिक्रीज आएगा, ठीक है। इसी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ठीक। ये 9th तक बस बस इतना ही था इसमें कि सेक्शनल थ्रू ओवरी। सबसे पहले क्या हुआ, फॉलिकल में से ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग चढ़ी तो प्राइमरी oocyte अंदर बन गया, और पूरे को बोल दिया प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब सेकंड में क्या हुआ कि और ग्रेनुलोसा सेल्स चढ़ी, और उसके बाद इसको पूरे को बोलने लग गए सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। और फिर और डेवलप हुआ तो उसको बोलने लग गए ग्राफियन फॉलिकल, और उसके बाद क्या अंदर का जो प्रेजेंट था प्राइमरी oocyte वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी oocyte में। अब सेकेंडरी oocyte पूरा डेवलप हो चुका है, तो वो हो जाएगा बाहर, और ये हो जाएगी रप्चर, ठीक है। तो रप्चर होने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है, तो वो किस में डेवलप हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसको मेल गेमिट नहीं मिला फर्टिलाइज करने को, तो ये बन जाएगी कॉर्पस एल्बिकांस में, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मतलब कि मेंस्ट्रुअल फ्लो में ये होती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो का रीजन होती है। अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो ये नहीं बनेगा, जिसकी वजह से फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी नहीं आएगी कुछ समय तक, ठीक। अब
ये क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ अ मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, जो मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स है उनका हमें यूज बताना है। देखो सबसे सिंपल रेटे टेस्टिस। देखो सबसे पहले तो क्या आएगा हमारा, ये अगर टेस्टिस है ऐसा मान लो, ठीक है, तो हमारे पास अंदर ये है ना अलग अलग कंपार्टमेंट है। मतलब देखो ये टेस्टिस मान लो, इसके अंदर एक कंपार्टमेंट है हमारे पास ये वाला, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूबूल प्रेजेंट है। ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूबूल के बाद ये कहाँ पर निकलेगी, ये निकलेगी रेटे टेस्टिस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग कंपार्टमेंट के एक ट्यूब निकलकर अलग अलग यहाँ से सब ज्वाइन होगी। ठीक है, तो इस पार्ट को बोलेंगे हम रेटे टेस्टिस। तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, टू कैरी स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स टू वासा इफ्रेंशिया। मतलब कि ये क्या करेगा, ट्यूबुल से स्पर्म लेगा और आगे अगला पार्ट रेटे टेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंशिया का आता है तो उस पर पहुंचा देगा। बस इतना से ही लिखना है इसमें। अब वासा इफ्रेंशिया क्या काम में आती है, सीधी सी बात है कि टू कैरी स्पर्म्स फ्रॉम रेटिटेस्टिस टू इपिडाइडेमिस। अब ये वासा डिफरेंशिया किससे लेगी स्पर्म, ये लेगी रेटिटेस्टिस से। ठीक है, और ये किसको दे देगी, इपिडाइडेमिस को दे देगी। ये ई लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक, इपिडाइडेमिस को दे देगी। ठीक है, तो ऐसा ही सबका फंक्शन है कि इपिडाइडेमिस का क्या काम है कि मेचुरेशन ऑफ स्पर्म करेगी, पहले मेच्योर थोड़ा बहुत करेगी, एंड टू कैरी स्पर्म फ्रॉम वासा इफ्रेंशिया। ये देखो वासा इफ्रेंशिया से पहले स्पर्म्स लिए और फिर इसने किसको दिए, वास डिफरेंस को दे दिए। ठीक है, वास डिफरेंस को दे दिए, यहाँ पे वी लिख देता हूँ मैं। अब वास डिफरेंस क्या करेगा, कैरी स्पर्म्स फ्रॉम इपिडाइडेमिस और किसको देगा भैया, इपिडाइडेमिस से यूरेथ्रा को दे देगा। ये यूरेथ्रा को दे दिया, यू लिख देता हूँ, यूरेथ्रा को दिया। ठीक, अब यूरेथ्रा क्या करेगी, टू ब्रिंग स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, थ्रू पेनिस। ये देखो अब यूरेथ्रा है तो यूरेथ्रा क्या पेनिस के अंदर प्रेजेंट होती है, यूरेथ्रा की पाइप। तो ये क्या करेगी, या हमारा अगर ये ग्लांस पेनिस, ये एंड पोर्शन है पेनिस का, ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगी, स्पर्म को बाहर कर देगी। ठीक, इसमें सबका बस रास्ता बता रहा था कि क्या किधर से कैरी करता है और किधर देता है। ठीक, तो रेटेडेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडाइडेमिस, फिर वास डिफरेंस और फिर यूरेथ्रा। ठीक, अरे ये भी बचा है अभी कि सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या होता है, एक्सेसरी ग्लैंड्स का बता रहा है ये यूज, है ना, कि सेमिनल वेसिकल क्या काम में आती है। तो ये क्या करती है, फॉर्म अप टू 60% ऑफ सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड मोटालिटी टू द स्पर्म्स। मतलब स्पर्म्स ऐसे इंडिविजुअली तो जा नहीं सकते, इनको कुछ फ्लूइड लगता है जाने के लिए, जिससे कि इनमें मोटिलिटी बनी रहे, और मोटिलिटी के साथ साथ सेमिनल वेसिकल मतलब न्यूट्रिशन भी देता है। ये एक ऐसा फ्लूइड प्रेजेंट रहता है इसके अंदर जिससे न्यूट्रिशन स्पर्म ले सकता है। ठीक, अब प्रोस्टेट क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है कि टू फॉर्म 25 to 30% पार्ट ऑफ सीमेन। ये देखो अब ये 30% और पार्ट ऑफ सीमेन बनाता है। सीमेन क्या होता है, यही फ्लूइड है। ठीक है, यही फ्लूइड का ये सेमिनल वेसिकल कितना बना रहा था, 60% बना रहा था, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड कितना बना रहा है, 30% इसमें और कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इसको और अच्छे से कर रहा है। तो ये क्या काम करेगा कि ये भी मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा, और एंजाइम्स रहते हैं और एक्टिवेटर्स रहते हैं किसके लिए, ये स्पर्म्स के लिए, ताकि इनको कोई डैमेज ना हो और अच्छे से ये वर्क कर सके, इनकी मतलब सर्विसिंग हो जाती है एक तरफ से, बोल लो। अब काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोल सकते हैं हम, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये आपको बुक में दिया होगा, बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, तो ये क्या रहता है, लुब्रिकेशन ऑफ पीनेस में काम में आता है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई हार से डैमेज ना होने पाए जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से, इसलिए ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड कि ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत आसान है, देखो सबसे पहले का क्या लेते हैं हम, स्क्रोटम लेते हैं जो कि टेस्टिस को कैरी करता है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया। फिर टेस्टिस आती है अंदर, ये टेस्टिस आती है, टेस्टिस अंदर प्रेजेंट है। ठीक, अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से गए, यहाँ टेस्टिस से बाहर निकला, ये सीमेंट स्पर्म बाहर निकले। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वास डिफरेंस बोलेंगे, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को। फिर ये आगे गई और गई, आगे 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 आगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आया, ये सबसे पहले आता है सेमिनल वेसिकल। ठीक, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल आ गया। अब सेमिनल वेसिकल से होते हुए ये कहाँ जाएगा भैया,
ये जाएगा ऐसा घूमता फिरता ये यूरिनरी ब्लेडर के पास से, ये देखो ये जो अंदर है ना ये पाउचले का स्ट्रक्चर, ये है यूरिनरी ब्लेडर। तो ये सेमिनल वेसिकल ऐसा अलग से प्रेजेंट रहेगा, फिर इधर मोड़ के इधर जाएगा, किसके पास जाएगा, ये जाएगा इधर। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आएगी, सेमिनल वेसिकल, फिर आएगी प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो ये दो प्रेजेंट रहती है पेयर में, तो एक ये। ठीक, अब ये एकदम छोटी सी दिख रही है, फर्दर आगे जाएगी ये, तो फर्दर जाएगी, तो ये होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, मतलब कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ये देखो ये रहा। ठीक, तो ये क्या करता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस करता है, तो ये यहाँ पे। और फिर इसके आगे 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 क्या है भाई यहाँ पे, ये देखो ये है मेन पीनस, ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब इसमें यूरेथ्रा है, ये अंदर वाली ट्यूब। ठीक है, जहाँ से मतलब कि लास्ट इसकी जर्नी रहती है स्पर्म की, फिर ये बॉडी के बाहर हो जाता है। और फिर ये जो उठा हुआ उभरा हुआ पोर्शन आता है, इसको बोलते हैं हम ग्लांस पेनिस। ठीक है, तो इसको बोल दिया ग्लांस पेनिस। और इसके ऊपर जो एकदम पतली सी एक स्किन चढ़ी हुई आती है, उसको हम बोलेंगे फोर स्किन। ठीक है, ये सब हो गए। अब क्या क्या बचा है भाई, ये बचा है यूरेथर। ये यूरेथर मतलब बॉडी से आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर में इकट्ठा होगा, तो ये हो गया यूरेथर का काम। अब इजेकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो देखो अभी थोड़ी देर पहले आया था ना इजेकुलेटरी, फिल इन द ब्लैंक्स में आया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होती है इजेकुलेटरी डक्ट। ये जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है ना, इसके बीच में से एक ये निकलता है जहाँ से स्पर्म फ्लो करते हैं। मतलब कि ये इजेक्ट कर रहे हैं स्पर्म को, तो ये बोलते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो यहाँ से निकले, फिर यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल में फिर पहुंच गए। और फिर ये पीछे का पोर्शन भी दिया हुआ है, मतलब कि देखो ये है रेक्टम। रेक्टम जहाँ पे कुछ समय के लिए जो एक्सटर्नल मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, ठीक है, उसको स्टोर करके रखते हैं, उसको बोलते हैं रेक्टम। मतलब कि उस एकदम छोटा सा पार्ट। ठीक है, रेक्टम। और फिर उसके ठीक बाद आ जाता है ओपनिंग, उसको बोलते हैं एनस। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। सिस्टम का हुआ है ना, कोई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम पूछे तो फिर टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, पर जब कोई सिस्टम का पूछता है तब ये पूरे का बनाना पड़ेगा। ठीक, अब फोर पे क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना है। ठीक, सबसे पहले कहाँ आएंगे हम, यहाँ पे आते हैं वजाइना। ठीक है, तो वजाइना पे क्या होता है, यहाँ से स्पर्म इंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्पर्म इंटर करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे सर्विकल कैनाल के अंदर। सर्विकल कैनाल के अंदर गए। ठीक है, और फिर यहाँ पे जाएंगे जहाँ से ये यूटेरस की ओपनिंग होनी है, उसको बोलेंगे सर्विक्स। ठीक है, फिर सर्विक्स के बाद कहाँ जाएंगे, या तो इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे। मान लो इधर गए। ठीक है, इधर गए, तो यहाँ पे जाएंगे। तो सबसे पहले ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, ये होती है एंडोमेट्रियम। ये अंदर वाली लेयर। फिर बीच वाली लेयर को बोलेंगे मेसोमेट्रियम। ठीक है, और ये फिर लास्ट वाली को बोलेंगे पेरीमेट्रियम। ठीक है, ये तीन लेयर हो गई, ये एक, ये दो, ये तीन। अब कहाँ पे आते हैं हम, सबसे पहले ये देखो यहाँ पे आए फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म आए। ठीक है, तो ये है स्तमस। स्तमस हो गया। और फिर यहाँ पे थोड़ी दूर आगे और गए तो ये आ गया एम्पुला। और देखो फर्टिलाइजेशन भी स्पर्म का क्या पे होगा, ये यहाँ पे होगा, स्तमस और एम्पुला के जंक्शन पे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है, ये हो गया। अब फेलोपियन का ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये है इन्फंडिबुलम, ये तीसरा पार्ट है। और अब ये फिम्ब्रियल लाइक स्ट्रक्चर होता है एंडिंग में, ये इधर भी सेम टू सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे एंडिंग में एक फिम्ब्रियल मतलब कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फिम्ब्रियाई। ये क्या काम में आते हैं, ये ओवम को अगर यहाँ से निकलेगा ना तो ये आसानी से कैच कर लेते हैं ये। और ये है मेन ओवरी, ये एक ओवरी हो गई। ठीक है, और ये दूसरी हो गई ये। ठीक है, एक बार इसको मिटा के देख लो। और देखो ये तीनों पार्ट हैं किसके, फेलोपियन ट्यूब के। कौन कौन, स्टमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम, है ना, इनको याद रखना। अब इनको मिटा देता हूँ एक बार। ठीक, और ये देखो यूटेराइन यूटेराइन केविटी है ये इतनी।
ये इतनी जगह बची है, ये इसमें यूटेराइन कैविटी है ये वाली, ये ठीक है। अब और ये क्या है, यूटेराइन फंडस, मतलब कि ये जब एक उभरा हुआ पोर्शन रहता है, इसको बोलते हैं, ये उभरे हुए पोर्शन को यूटेराइन फंडस। ठीक, सारा आ गया समझ। अब फिफ्थ वाले पे चलते हैं कि राइट टू मेजर फंक्शंस ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। फंक्शन लिखना है हमको टेस्टिस के भी और ओवरी के भी। मेन फंक्शन क्या है टेस्टिस का, इज टू प्रोड्यूस मेल गेमेट और स्पर्म्स, ठीक है। फंक्शन ऑफ टेस्टिस, ये ए वाला हो गया इसका आंसर। मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज प्रोड्यूस। अब देखो कि ये सेकंड वाले पे आते हैं कि द टेस्टिस आल्सो फंक्शन एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है ये टेस्टिस। अब दे प्रोड्यूस एंड्रोजन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन। देखो ये एंड्रोजन्स भी मतलब प्रोड्यूस करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन भी बनाते हैं, ठीक है। तो दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस ऑल्सो। तो ये क्या होता है कि ये हार्मोन किस किस में हेल्प करते हैं, ये तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मेंस में क्या होता है कि बियर्ड आती है उनकी, ठीक है। ये बियर्ड आती है, ऐसी नहीं आती बियर्ड पर समझ लो, ये मुच्छे आती है, ये नाक है, ये मुंह है, ठीक है। क्या बना दिया, तो बियर्ड आती है, ठीक है। और फिर वुमेन्स में क्या होता है कि प्यूबिक पोर्शन में हेयर्स आना चालू होते हैं, ग्रो होना चालू होता है, वो होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और ये इसमें हेल्प करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस भी बनाता है, ठीक। अब आते हैं फंक्शन ऑफ ओवरीज की तरफ, ठीक है। तो द मेन फंक्शन ऑफ ओवरी इज प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गेमिट और एग। इसका सबसे मेन क्या है फंक्शन, सबसे पहले तो प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गेमिट या फिर एग, एग बनाएगी सबसे पहले ओवरी, ये इसका मेन मुद्दा है, ठीक है। मतलब अब सेकंड वाला कि द ओवरीज ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। दे प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरोन, ये नाम सुना है। देखो मेंस में क्या होता है, मेंस में होता है टेस्टोस्टेरोन, कहाँ गया टेस्टोस्टेरोन, ये रहा टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन मेंस में होगा। और फीमेल्स में क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक। अब these hormones are responsible for the development of female secondary sexual characteristics। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स काम में आती है। देखो यहाँ पे मैंने वुमेन्स का गलत बोल दिया, यहाँ पे वुमेन्स नहीं आएगी, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वुमेन्स की जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो आती है। प्यूबिक हेयर्स में ग्रोथ होना और बाकी सब जो एडल्ट में चेंजेस आते हैं वो, ठीक। अब एंड रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी का भी रेगुलेशन करती है ओवरीज, ठीक है। ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 6 कि ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्पर्म। स्पर्म का लेबल्ड डायग्राम, सबसे पहले यहाँ पे एक पोर्शन प्रेजेंट रहेगा काला, ठीक है, इसको बोलेंगे हम, सबसे ऊपर की लेयर को क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद एक्रोसोम, यहाँ पे एक्रोसोम प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल रहता है ताकि ये जो लेयर है ओवम की, और ये अंदर ओवम प्रेजेंट है, तो ये लोअर लेयर जो है ये आसानी से ब्रेक नहीं होती। बाकी एक्रोसोम एक एंजाइम आता है जो कि इसको मतलब कि तोड़ सकता है, तो ये क्या करता है फिर स्पर्म इसके अंदर चले जाता है यहाँ पे, ठीक है। एक्रोसोम हो गया। अब न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, अब इसका जो हेड रहता है, ठीक है, हेड पोर्शन, इसको हेड पूरे को बोलेंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके या नेक तक, इसको पूरा हेड बोलेंगे। तो यहाँ पे बीच में क्या रिप्रेजेंट रहता है, यहाँ पे इसके रहते हैं न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोम्स मटेरियल जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, ठीक है यहाँ पे। अब ये नेक वाला पोर्शन है, ठीक है, ये नेक वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे प्रेजेंट है ये सब हमारे पास माइक्रोकोन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो यहाँ से क्या होगा कि एनर्जी सोर्स मिलेगी किसको, ये यहाँ से एनर्जी जाएगी ये टेल्स के पास, तो ये टेल्स कैसी करेगी, ये फड़फड़ाएगी इधर से उधर, जिससे कि मूवमेंट जनरेट होगा, ठीक है। ये रही हमारी टेल, ठीक।
और ये इसको हम नेक को ये बोलते हैं मिडिल पीस, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ड्रॉ अ लेबल्ड, 7th वाला, ये तो हो गया हमारा ओवरव्यू, ठीक है, मतलब ये सब मामला था। यहाँ एक्रोसोम था, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल था यहाँ पे, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियाज थे, और यहाँ पे टेल थी, है ना। अब आ जाते हैं लेबल डायग्राम ऑफ ग्राफियन फोलिकल। ग्राफियन फोलिकल का देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले किसकी बात करें हम करते हैं कोरोना रेडिएटा की बात, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये लेयर बाहर वाली जो प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाली लेयर प्रेजेंट है यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पर जो मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ना हमारे पास, इनको बोलते हैं हम कोरोना रेडिएटा, है ना। अब सेकेंडरी oocyte की बात कर ले। सेकेंडरी oocyte में मेन कैरेक्टर है, हीरो है, ठीक है। तो ये क्या होता है सेकेंडरी oocyte, मतलब कि एक सेल मान लो सेकेंडरी oocyte इसको ही बोलते हैं, ठीक। तो ये बीच में प्रेजेंट है ना, ये इस पूरे को बोलते हैं हम सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब एंट्रम आता है। एंट्रम मतलब कि अंदर जो मटेरियल्स कुछ कुछ प्रेजेंट है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म जैसा या कुछ भी प्रेजेंट है, ठीक है, फ्लूइड, तो इसको बोलेंगे हम एंट्रम। अब ये यहाँ पे क्या आएगा, एक्सटर्नल थीका। ये जो बाहर वाली लेयर दिख रही है आपको, ये वाली बाहर वाली लेयर, ठीक है, इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल थीका। और इंटरनल थीका किसको बोलेंगे हम, इंटरनल थीका ये इनको बोलेंगे, ये डब्बे बने हुए ना, ये डब्बे, ये इनको बोलेंगे इंटरनल थीका। और ये है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा कहाँ पर प्रेजेंट है, जोना पेलुसिडा यहाँ पे प्रेजेंट है। ये इसको भुलाने के लिए यहाँ पे हमारा एक्रोसोम, इसको भुलाने के लिए एक्रोसोम प्रोड्यूस होता है, और जोना पेलुसिडा बहुत हार्ड लेयर होती है, इसलिए एक्रोसोम इस प्रेजेंट रहता है स्पर्म में। ये देखो यहाँ पे एक्रोसोम वाला पार्ट है, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला खत्म, ग्राफियन फोलिकल का। इसको देखो एक बार देख लो, याद कर लो अच्छे से। देख लिया कितने पार्ट्स हैं इसके, 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। और इसके कितने हैं, इसके भी 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8, इसके 8, ठीक। तो याद कर लो एक बार, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, ठीक। कि क्वेश्चन नंबर 8, नेम द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इनका अलग अलग फंक्शन बताना है। कॉर्पस ल्यूटियम का सबसे पहले देखते हैं क्या काम में आता है। तो ये क्या सिक्रीट करता है, एक हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन। यही प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, ठीक है, टिल द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा। जब तक प्लेसेंटा बन नहीं जाता तब तक ये फॉर्मेशन करेगा प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। प्लेसेंटा, द कॉर्पस ल्यूटियम कीप्स द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हाई, ठीक है। ये अगर सिक्रीट करेगा तो ये लेवल हाई रखेगा प्रोजेस्टेरोन का ब्लड में, ठीक है। देयरफॉर मेंटेन्स एंडोमेट्रियम एंड प्रेगनेंसी, क्योंकि और ये क्या काम में आता है, कॉर्पस ल्यूटियम की जो वॉल्स बनाता है। देखो ये यहाँ पे जो वॉल्स दिख रही है ना, ये थोड़ी स्पंजी टाइप रहती है, और ये मतलब ब्लड वेसल से और इनसे बनती है, और मेन रोल इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रहता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे यूटेरस एम्ब्रियो आया, ये ई आया, ठीक है, तो ये बनी हुई रहेगी ये पूरी की पूरी, और इसको फिर फर्दर मतलब कि जो डेवलपमेंट के लिए नीड रहता है न्यूट्रिशन, वो प्रोवाइड कर देगी। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये पूरी की पूरी ब्रेक डाउन कर जाएगी, और यही मतलब कि एक रेड फ्लूइड में कन्वर्ट होके, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाएगा इससे। इसी वजह से जो फीमेल्स रहती है उनको मेनार्का आता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉर्पस ल्यूटियम का काम, कि ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रखेगा। क्या काम है, क्योंकि ये यहाँ पे एक स्पंजी टाइप का ये बनाती है, जिससे कि एम्ब्रियो आराम से न्यूट्रिशन ले सके, ठीक। अब एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम इंश्योर्स द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, पार्टिसिपेट्स इन द प्लेसेंटा फॉर्मेशन, सिक्रेट्स यूटेराइन मिल्क। ये देखो, अब एंडोमेट्रियम की लेयर किसको बोले हैं हमने, ये यहाँ पे बोला, एक एंडोमेट्रियम की लेयर यही है अंदर वाली, ये अंदर वाली, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम ये क्या काम करती है, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये देखो सबसे पहले यहाँ पे फ्यूज होगा, यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा, फ्यूज होके दोनों मेल और फीमेल गेमेट, फिर यहाँ पे आते आते फिर डेवलप करते करते और यहाँ पे आएगा तो ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, ठीक है, फिर आगे डेवलप करेगा। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना,
तो इसको क्या करता है, इम्प्लांट करता है, इसको जगह देता है, ठीक है। और क्या करता है, पार्टिसिपेट इन प्लेसेंटा फॉर्म, और ये क्या करेगा कि ये यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा कहीं से भी, और प्लेसेंटा एक फॉर्म कर लेगा, प्लेसेंटा, ठीक। तो जिससे कि इससे इसके पास न्यूट्रिशंस और फूड आएगा, और इससे एक्सटर्नल मटेरियल बाहर भी चले जाएगा इजीली, ठीक है। तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है, और फिर सिक्रीट्स यूटेराइन मिल्क, और ये क्या करता है, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स, यूटेराइन मिल्क नाम दिया है, जो कि इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ठीक। अब एक्रोसोम पे आते हैं, तो एक्रोसोम हैज अ स्पर्म लाइसिन्स, द एंजाइम दैट हेल्प द स्पर्म टू पेनेट्रेट द एग। ये देखो, अब एग सिंपल तो प्रेजेंट नहीं होगा, इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो एक्रोसोम क्या करता है, ये देखो, ये स्पर्म बना लिया हमने, ये एक्रोसोम है, तो एक्रोसोम एंजाइम सीक्रेट करता है, मतलब, ठीक है। तो ये एक एंजाइम ही होता है कि ये जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है ना, तो इसको तोड़ना चालू कर देता है। इसकी वजह से ये जो अंदर का स्पर्म है ना, ये फर्दर आगे चले जाता है, और ओवम मतलब एग से फ्यूज कर लेता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। एक्रोसोम ये काम में आता है। अब स्पर्म टेल क्या काम में आती है, तो ये जो टेल है ना, ये, तो ये क्या करती है, स्पर्म को मोटाइल बनाती है, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म टू रीच द वजाइना टू द फेलोपियन ट्यूब द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये देखो, ये ऐसी वाइब्रेट करेगी, ऐसी 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 ऐसी, जिसकी वजह से स्पर्म आगे मूव करेगा और फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा, जहाँ पर इसका फ्यूजन होना है और जाइगोट फॉर्म होना है, ठीक। ये स्पर्म टेल का यूज हो गया। अब आते हैं फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये रहे फिम्ब्रियाई, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो ये क्या काम में आते हैं, द माउथ ऑफ ओविडक्ट फॉर्म्स अ फनल हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्रियाई एट इट मार्जिन, है ना। दिस फिम्ब्रियाई हेल्प इन कैचिंग एग आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। तो इन्होंने भी यही बताया कि ओवरी से अगर ओवम निकलेगा तो ये आसानी से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कैच कर लेंगे, ठीक। अब what is parturition, what hormones are involved in the induction of parturition, मतलब कि पार्चुरेशन क्या होता है, तो ये देखो 2020 में आया हुआ है, अभी पिछले साल ही। तो पार्चुरेशन क्या होता है और इसमें हार्मोन्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, तो द एक्सपल्सन और डिलीवरी ऑफ द फीटस ड्यू टू विगरस कंट्रेक्शन ऑफ द यूटेरस। अब देखो, पूरा डेवलप हो गया है बेबी, ये इसका चेहरा बना देते हैं, ठीक है, ये हाथ पाँव कुछ भी बना देते हैं, और यहाँ से इसको बाहर निकलना है, ठीक है, ये यहाँ पे वजाइना। तो ये क्या करेगा, अब अंदर है ना कॉन्ट्रेक्शन होगा, ये अंदर दबाव, इस पे दबाव पड़ेगा, जिससे कि ये इस पे फोर्स लगाएगा बाहर जाने के लिए फीटस पे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ, और जैसे ही ये चाइल्ड बाहर आ जाएगा फीमेल के, तो उसको बोलेंगे पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब पार्चुरेशन, या फिर बोलेंगे चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो और क्या होता है कि पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब देखो, ये ना कॉम्प्लेक्स, ये इतना आसान नहीं है कि यूटेरस मन से कॉन्ट्रेक्शन, अब इसके लिए अच्छा मैकेनिज्म लगता है बड़ा हुआ। तो है ना, क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन जनरेट करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म लगते हैं, ठीक है। तो ये वही बता रहा है कि न्यूरो एंडोक्राइन, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म लगता है, तो जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन जनरेट होता है जैसे ही बेबी डेवलप हो जाता है वैसे, ठीक। अब द सिग्नल्स फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेजेंटा which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex। अब देखो, हमें पता कैसा चलेगा कि जो फीटस है वो फुली डेवलप्ड हो गया है, तो ये जैसे ही डेवलप होगा ना, ये यूटेरस अपना काम चालू कर देगा और कॉन्ट्रेक्शन करेगा, जिसकी वजह से जो फीमेल है उसको मतलब फील होगा कॉन्ट्रेक्शन, तो जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि अब चाइल्ड बर्थ मतलब डिलीवरी होने वाली है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये देखो, ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स करेगा, ये जैसे ही मतलब फीटस पूरा डेवलप हो जाएगा, ये रिफ्लेक्स करेगा इसको बाहर निकालने के लिए, तो वही होता है। तो इसको याद रख लेना कि इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब दिस दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में अभी आया था ना, तो ऑक्सीटोसिन फ्रॉम्स द मैटरनल पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है, मैटरनल पिट्यूटरी से निकलता है। अब ये क्या काम करता है, एक्ट्स एज अ यूटेराइन मसल ऑन यूटेराइन मसल, यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे यूटेराइन पे, ठीक है। ऐसा बनता नहीं है, बाकी मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इनको
एंड कोजेज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और यही ऑक्सीटोसिन जैसे ही इन पे पड़ेगा ना तो ये मसल्स को गुस्सा आ जाएगा, वैसे ही ये वाइब्रेट करना चालू कर देगी और कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर देगी। ठीक, तो इसकी वजह से ही आसानी से चाइल्ड बर्थ हो जाता है। आसानी से नहीं होता पर थोड़ी हेल्प मिलती है। ठीक, अब विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, मतलब कि जितना ऑक्सीटोसिन निकलेगा मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा। अब दिस लीड्स टू एक्सपल्जन ऑफ द मेच्योर फीटस थ्रू बर्थ कैनाल। ये देखो यहाँ पे बर्थ कैनाल है, यहाँ से बाहर आ जाएगा ये चाइल्ड। ठीक, अब हार्मोन ऑक्सीटोसिन ऑफ पिट्यूटरी, रिलैक्सिन ऑफ ओवरी आर इन्वॉल्व इन इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन। ठीक है, ये एक तो रिलैक्सिन हार्मोन रहता है एक ओवरी का, ठीक है, और एक ये रहता है ऑक्सीटोसिन ऑफ पिट्यूटरी, दोनों कॉन्ट्रैक्शन के काम में आते हैं इन इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन। ठीक है, इन दोनों को याद रख लेना, ऑक्सीटोसिन और एक रिलैक्सिन, किसका है, ओवरी का है हार्मोन। अब डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ 10th वाला, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसका स्ट्रक्चर समझाना है और क्या करना है, या फिर और में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ट्रांसफर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। देखो कितने फर्क है दोनों में, बाकी आंसर दोनों में सेम है। और देखो ये 2019 में भी आया हुआ था। तो क्या करना है कि ईच टेस्टिस हैज सेवरल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड ईच लोब्यूल हाउसेस 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये देखो सबसे पहले एक टेस्टिस बनाई, ठीक है, ये एक टेस्टिस है, ठीक है, इसमें अब क्या रहेंगे, यहाँ पे कंपार्टमेंट्स रहेंगे। पहले ये ऐसे कंपार्टमेंट बने रहेंगे, ऐसे ऐसे नहीं रहते, बाकी एक एग्जांपल के थ्रू कंपार्टमेंट रहेंगे। फिर इसमें दो तीन, ये एक निकल रही है ना, तो एक ऐसी होगी, दूसरी ऐसी होगी, ठीक है, और तीसरी ऐसी ऐसी कई कई होगी। तो ये हो गई हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब क्या होगा कि जो इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो मेड, मतलब कि देखो इसको अगर हम 3D में समझे, ये है, ठीक है, ये दो लेयर ऐसी, मतलब कि ये मान लो कि एक ट्यूब है, ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब का पार्ट है, ये इसको बड़ा करके अगर हम देखें तो, ठीक, तो इसमें क्या बता रहा है कि इनर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये जो अंदर की बॉल है ना, ये जर्मिनल एपिथेलियम की बनी हुई है। ये देखो ये यहाँ पे ये ठीक। अब दिस एपिथेलियम हैज टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स। अब देखो इनको याद रखना, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और सर्टोली सेल्स और नर्स सेल्स। ठीक है, तो दो सेल्स से बन के मिल के बनती है, एक सेल इधर पटक दो, स्पर्मेटोजेनिक है ना सेल्स, और सर्टोरी सेल्स, दो सेल से अलग अलग प्रकार से मिलकर बनती है इसी अंदर वाली वॉल। ठीक है, तो इसको पहले मिटा देते हैं। द आउटर साइड ऑफ germinal epithelium is supported by a layer of connective tissue, है ना। The spermatogenetic or generative cells are cubic in shape and form the major part of the seminiferous tubules। अब ये क्या होता है देखो कि, एक मिनट इसको वापस से बनाना पड़ेगा, इनको मिटा देता हूँ। अब देखो इसको ट्यूब को हम ऐसा कर लेते हैं, ट्यूब है हमारी सेमिनिफेरस। अब इसके अंदर कौन सी है, ये है जर्मिनल एपिथेलियम वाली लेयर है, ठीक है, और इसमें भी दो सेल्स प्रेजेंट है, जिसमें से एक है स्पर्मेटोजेनिक, है ना। तो स्पर्मेटोजेनिक या फिर जनरेटिव सेल बोल सकते हैं, वो क्यूबिकल शेप में। तो देखो ये मान लो कि ये जो लेयर है अंदर की, इसमें क्यूबिकल शेप में ऐसा प्रेजेंट है, अंदर की साइड प्रेजेंट है, ठीक है, ये ऐसी, ये सारी की सारी ऐसी प्रेजेंट है अंदर की साइड यहाँ पे, है ना। अब क्या होगा कि इन शेप एंड फॉर्म मेजर साइज, मतलब कि ये मेजर ये लेयर फॉर्म करेगी, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अंदर का जो ये रहता है थोड़ा, है ना। तो दिस सेल्स ओनली प्रोड्यूस स्पर्म आफ्टर द रिडक्शन डिवीजन, मतलब कि माइटोसिस के थ्रू ही ये स्पर्म्स बनते हैं, सीधी सी बात है, ठीक। देयरफॉर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में शो द presence of various representing different immediate stages of sperm formation। मतलब कि वही है कि स्पर्म अलग अलग प्रोसेसेस से बन के मिलता है, वो उनका सब इंटरमीडिएट और कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म रहता है, ठीक। अब क्या है, अब आते हैं सर्टोली सेल्स की तरफ। तो ये सर्टोली सेल्स आर लार्जर इन साइज एंड
हैव पिरामिडल शेप, दिस सेल्स आर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म्स। ये देखो यहाँ पे तो हो गए हमारे कौन से सेल्स, ये हो गए स्पर्मेटोजेनिक। अब यहाँ पे कहीं कहीं पे अब जगह बचेगी तो यहाँ पे बीच में भी घुस जाएंगे, क्या घुस जाएंगे, सर्टोली सेल्स। अब सर्टोली सेल से जा ये स्पर्म यहाँ पे है ना जा रहा है यहाँ से, ठीक है, स्पर्म यहाँ से क्योंकि पाथ रहता है सेमिनिफेरस के अंदर से स्पर्म जा रहा है तो इसको क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सर्टोली सेल्स, ठीक। तो यही बता रहा है। और ये गोल नहीं रहती सेमिनिफेरस वो सर्टोली सेल्स, ये रहती है पिरामिडल शेप में, ठीक है, ऐसा ही बनता है ना पिरामिडल से, इसी शेप में रहती है। तो अब क्या हुआ कि इन द कनेक्टिव टिश्यू दैट इज फाउंड इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, आर प्रेजेंट लेडिक सेल्स, दिस सेल्स सिक्रीट एंड्रोजन्स। अब क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू एंड फाउंड इन बिटवीन, हाँ, अब ये इन द कनेक्टिव टिश्यू दैट इज फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये देखो यहाँ अब है ना ये ट्यूबुल है तो यहाँ पे कनेक्टिव कुछ टिश्यूज भी प्रेजेंट होंगे बाहर की साइड जिससे कि न्यूट्रिशन पास थ्रू करके जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, है ना। अब इनको क्या बोलेंगे हम, लेडिक सेल बोलेंगे इनको, है ना। देखो इसमें अच्छे समझ में आएगा हमको कि ये है सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ये पूरी वही है ना, एक मिनट देख लेने दो, टेस्ट इज शोइंग सेमिनिफेरस ट्यूबुल ट्रांसफर सेक्शन। हाँ ये देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल आ गई हमारे पास, ठीक है, ये इसके अंदर ये स्पर्म्स फ्लो कर रहे हैं अंदर, इसको 3D में मान लो, ठीक। अब सर्टोली सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, इसके आसपास प्रेजेंट होंगे और ये कौन से शेप में होंगे, पिरामिडल शेप में होंगे, जो कि ये स्पर्म इनके पास आएंगे तो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये रहा स्पर्म। और क्या होगा, स्पर्मेटोसाइट्स, ये यहाँ पे जो ये प्रेजेंट है ना, इनको क्या बोलेंगे हम, स्पर्मेटोसाइट्स। ये देखो ये स्पर्मेटोजेनिक जेनेटिक या स्पर्मेटोजेनिक या स्पर्मेटोसाइट, ये देखो ये क्यूबोइडल शेप में है तो क्यूबोइडल के साथ साथ यहाँ पे ये सर्टोली सेल्स भी प्रेजेंट रहेंगे, बस उनको ही बोलते हैं। अब और ये क्या होता है कि यहाँ पर कई कई पर लेडिक सेल्स भी प्रेजेंट रहती है, कई कई पर लेडिक सेल्स भी प्रेजेंट रहती है, ये यहाँ पे, है ना। फाउंड इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, प्रेजेंट सेल्स, दिस सेल्स सिक्रीट एंड्रोजन्स। अब एक ये भी कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं, ये सीधे नहीं बैठते, ये भी सिक्रीट करेंगे, ये एंड्रोजन सिक्रीट करेंगे। बस यहीं तक था भाई, जो भी था सेमिनिफेरस का स्ट्रक्चर बताना था। इसमें 3 मेन चीजें, स्पर्मेटोजेनेटिक, सर्टोली सेल्स, इनको याद रखना, नर्स सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक। और तीसरा है लेडिक सेल्स। हाँ अब क्या है, इन आवर सोसाइटी वुमन, ठीक है, इन आवर सोसाइटी वुमन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज दिस करेक्ट और नॉट, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज दिस नॉट करेक्ट। मतलब कि हमारी जो समाज में है तो वुमेन्स को ऊपर ब्लेम आता है कि नहीं तुमने मतलब कि लड़की जन्म करी है, तुम पनौती हो, ऐसा वैसा कुछ बोलते हैं ना कि तो तुम हमेशा लड़की को ही जन्म दे रही हो, तो इसमें गलती वुमन की होती है, ऐसा हमारे समाज सोचती है। तो ये आप बता सकते हो कि क्यों ये गलत बात है, क्यों, मतलब कि ये बताना है कि क्यों वुमन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो मतलब कि बर्थ होता है बच्चे का उसका सेक्स ये डिटरमाइन नहीं करती, ठीक है, ये बताना है हमको। तो क्या होता है, सबसे पहले ये हिंदी में फटाफट समझा देता हूँ मैं कि सबसे पहले जब क्या होता है, ये मेल है, ठीक है। अब मेल के पास जो गेमेट्स रहते हैं तो इसमें ना कुछ स्पर्म्स के पास वाई वाला क्रोमोसोम भी रहता है और किसी के पास एक्स वाला किसी के पास एक्स वाला भी रहता है और किसी के पास वाई वाला क्रोमोसोम, ये दो अलग अलग टाइप के इसके पास रहते हैं। पर वुमन के पास क्या रहता है, सिंगल एग रहता है जो कि सिर्फ एक्स क्रोमोसोम कंटेन करता है, ठीक है, वाई नहीं रहता है इसके पास, सिर्फ सिंगल रहता है। अब जब है ना इसका
ये स्पर्म एक्स जाके ये वुमन के एग एक्स क्रोमोसोम वाले से मिलेगा, तब जाके ये एक्स एक्स की कंडीशन में कन्वर्ट होगा और इसकी वजह से ये वुमन मतलब कि बेबी गर्ल होगी, ठीक। पर अगर इसमें वाई वाला क्रोमोसोम जाके अगर एक्स से टकरा मिल जाएगा या फ्यूज हो जाएगा, इसकी वजह से होगा बॉय। तो ठीक है, इसमें कंडीशन दोनों कोई भी हो, जिसमें सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, ये मेल्स के जो स्पर्म है वो डिटरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक्स चले गया एक के पास तो फीमेल हो जाएगी, और अगर वाई क्रोमोसोम चले गया तो मेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से इनमें मतलब कि वुमन का कोई रोल नहीं होता एक पर्टिकुलर चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। जो भी करते हैं ये मेंस की वजह ये मेन की वजह से होता है, ठीक है। पर हमारे समाज में जो सोशल रहता है तो उसमें क्या वुमेन्स पर ब्लेम आता है कि नहीं तुम्हारी वजह से लड़की हो रही है या लड़का हो रहा है, कोई कोई ऑब्जेक्शन, गांव वाले बहुत ऐसी बातें करते हैं, ठीक। तो बस यही था पूरे इसमें। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। ये देखो 22 ऑटोसोम्स है, एक्स सेक्स क्रोमोसोम और अदर हाफ, ये तो ऐसे ही है सब। बस ये खत्म हो गया। तो क्या होता है कि मेल चाइल्ड डेवलप्स फ्रॉम दैट एम्ब्रियो, मतलब वही है कि अगर ये इस पे स्पर्म पे डिपेंड करता है कि स्पर्म कौन सा स्पर्म एक के पास जा रहा है। अगर एक्स जाएगा तो फीमेल हो जाएगी, और अगर वाई वाला क्रोमोसोम जा रहा है एक्स के पास वुमन के, तो बॉय हो जाएगा, ठीक है।